दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज मैं आपको शेरलॉक होम्स की एक और दिलचस्प और रोमांचक कहानी सुनाने वाला हूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस भयानक दिन को गुजरे पूरे 2 साल हो चुके हैं और तब से लेकर आज तक मेरे जीवन में एक खालीपन सा है। ये खालीपन शेरलॉक के चले जाने से है। वैसे तो मैं उस मनहूस दिन के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करता, पर आज मुझे लगता है कि आप लोगों को उस बारे में बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि हाल ही में कर्नल जेम्स मोरियार्टी ने अपने एक खत में अपने भाई का पक्ष लेते हुए मेरे दोस्त शेरलॉक होम्स के चरित्र के बारे में गलत और झूठी अफवाहें फैलाई हैं। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने दोस्त शेरलॉक का पक्ष लूं और सारी बातों का खुलासा कर दूं, क्योंकि सिर्फ मैं ही वो इकलौता इंसान हूं जो जानता है कि उस दिन प्रोफेसर मोरियार्टी और शेरलॉक होम्स के बीच आखिर हुआ क्या था। अब तक जितने भी आर्टिकल्स छपे थे उनमें पूरी सच्चाई नहीं बताई गई, लेकिन मैं आपको सच्ची हकीकत बताऊंगा जो असल में हुआ वो। मेरी शादी के बाद मैंने अपना क्लिनिक खोलकर प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। इसी वजह से शेरलॉक और मेरी मुलाकात कम होती थी, मगर जब भी शेरलॉक को किसी इन्वेस्टिगेशन में मेरे सहयोग की जरूरत होती थी तो मैं उसके घर 221 बी बेकर स्ट्रीट जाता रहता था। शेरलॉक पहले तो मुझे अपने हर केस में शामिल करता था, मगर आखिरी सालों में वो ज्यादा से ज्यादा समय अकेले में बिताना पसंद करने लगा। एक रहस्य जिसे सुलझाने के लिए उसे बहुत ज्यादा समय लग रहा था, लेकिन उस रहस्य के बारे में वो मुझसे बात तक नहीं करता था। एक सुबह मुझे फ्रांस से आया हुआ एक खत मिला जिसमें लिखा था, डियर वॉटसन, मैं फ्रांस में फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए एक बेहद खास केस में काम कर रहा हूं, जिसे सॉल्व करने में मुझे कई महीने लग जाएंगे। यहाँ का मौसम अच्छा है, पर यहाँ का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आशा करता हूँ वॉटसन कि तुम्हारा क्लिनिक सही चल रहा होगा। मैं जल्द ही तुम्हें फिर खत लिखूंगा, शेरलॉक होम्स। उस खत को पढ़ने के बाद ये तो साफ हो गया था कि मैं शेरलॉक से काफी समय तक मिलने वाला नहीं हूं, पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि मैं कितना हैरान हुआ होऊंगा जब मैंने उस खत के ठीक 1 महीने बाद शेरलॉक को अपने क्लिनिक की खिड़की पर देखा। उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ था, वो चिंतित लग रहा था। वो दरवाजे से अंदर आया। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही शेरलॉक बोल पड़ा, मैं जानता हूं वॉटसन कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं भयानक दिखाई दे रहा हूं ना? मैं शेरलॉक को देखता रह गया। वो कमरे में घूम घूम कर कमरे की हर खिड़की दरवाजों को देख रहा था कि वो ठीक से बंद हैं या नहीं। उसने खिड़की के सभी पर्दे लगा दिए। मैंने आश्चर्य से पूछा, होम्स, क्या हुआ? क्या बात है, बताओगे? तुम किससे छुप रहे हो? बंदूकें, शेरलॉक ने कहा। बंदूकें? मैंने आश्चर्य से कहा। शेरलॉक बोला, तुम जानते हो वॉटसन कि मैं आसानी से घबराने वालों में से नहीं हूं, लेकिन जब कोई जानलेवा खतरा सिर पर मंडरा रहा हो तो उसे अनदेखा करना बहादुरी नहीं होती, बेवकूफी होती है। और मैं कोई बेवकूफी नहीं करना चाहता। कोई मुझे मारना चाहता है और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारी खिड़की से मुझ पर निशाना लगाकर मुझे आसानी से मार डाले, इसलिए मैं सावधानी बरत रहा हूं। फिर शेरलॉक ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट होठों में दबाते हुए जेबें टटोलने लगा और फिर मुझसे बोला, क्या तुम्हारे पास माचिस है वॉटसन? मैंने शेरलॉक को माचिस दी। शेरलॉक ने एक बार फिर से खिड़कियां देखी और फिर उसने सिगरेट जलाई और एक बड़ा सा कश लेते हुए बोला, माफ करना मेरे दोस्त, मैं इतनी देर गई तुम्हारे क्लिनिक में आया। मैं यहां ज्यादा नहीं रुकने वाला। शेरलॉक ने फिर से खिड़की के बाहर देखा और बोला, शायद ये सही समय है यहां से जाने का। मैं पीछे वाली दीवार फांद के चला जाऊंगा। मैंने शेरलॉक से कहा, शेरलॉक, प्लीज मुझे समझाओ कि ये सब चल क्या रहा है? मगर उसने कुछ नहीं कहा और अपने हाथ की तरफ देखा। उसके हाथ से खून बह रहा था। मैंने उसे कहा, शेरलॉक, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, लाओ मैं इसे साफ करके इसमें पट्टी कर दूं। शेरलॉक बोला, नहीं, बस जरा सी चोट है। मैंने कहा,
नहीं शेरलॉक, ये जरा सी चोट नहीं है, अपना हाथ दिखाओ मुझे। शेरलॉक बोला, क्या तुम इस क्लिनिक में अकेले हो वॉटसन? मैंने कहा, हाँ मैं अकेला हूं, एक और दूसरा डॉक्टर है लेकिन वो घर जा चुका है। ओह अच्छा है, शेरलॉक बोला, तुम्हारी गैर हाजिरी में वो यहां संभाल लेगा। मैं चाहता हूं वॉटसन कि तुम मेरे साथ एक ट्रिप में यूरोप चलो, वहां पहुंचकर किसी अच्छी जगह में कुछ दिन बिताकर आएंगे। शेरलॉक का बर्ताव काफी अजीब था। वो ऐसे बिना किसी वजह के किसी ट्रिप में नहीं जाता। जरूर वो किसी से भाग रहा है, इसलिए यहां से दूर जाना चाहता है। मेरे मन में उछलते इन सवालों को शेरलॉक मेरी आंखों में ताड़ गया और बोला, सिर्फ एक इंसान है वॉटसन जिस पे मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं, और वो तुम हो। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार एक ऐसे इंसान से मिला हूं जो बिल्कुल मेरी टक्कर का है। उसका नाम लंदन का हर एक मुजरिम जानता है, मगर अगर तुम किसी से भी उसके बारे में पूछोगे तो वो बोलेगा कि उसने उसके बारे में कुछ नहीं सुना। उसका नाम है प्रोफेसर मोरियार्टी। ये आदमी जीनियस है, एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड। मोरियार्टी मास्टरमाइंड? मैंने आश्चर्य से कहा। शेरलॉक बोला, देखा, तुम भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता असली मोरियार्टी को, लेकिन मैं जानता हूं। लंदन में आधे से ज्यादा जुर्म में उसी का हाथ होता है। मैं फ्रांस की सरकार के लिए काम कर सकता था, वो मुझे अच्छा पैसा भी दे रहे थे, पर जब तक मोरियार्टी को मैं सलाखों के पीछे नहीं देख लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा वॉटसन। मैंने आश्चर्य से कहा, लंदन में आधे से ज्यादा जुर्म मोरियार्टी करवाता है? अगर तुम्हें इतना यकीन है तो तुमने स्कॉटलैंड यार्ड में उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? क्या तुम्हारे पास उसके खिलाफ सबूत है शेरलॉक? शेरलॉक बोला, यहां हर सेकंड एक जुर्म होता है वॉटसन। मुजरिम पकड़ा भी जाता है और जेल भी जाता है, मगर कोई पैसे खिलाकर उन मुजरिमों को बाहर निकलवा लेता है। कभी कभी तो मुजरिम पकड़ा भी नहीं जाता। पर सबसे जरूरी बात यह है कि वो इंसान जो इन सभी जुर्मों को नियंत्रित कर रहा है, उसे आज तक किसी ने देखा तक नहीं। किसी को उस पर शक भी नहीं है कि वो ये सब कर सकता है। मैंने आश्चर्य से पूछा, पर वो है कौन? वो करता क्या है? शेरलॉक बोला, वो सब कुछ करके भी कुछ नहीं करता। वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और यूरोप के महान गणितज्ञों में से एक है। 21 साल की उम्र में उसने एक किताब लिखी थी जिसे पूरी दुनिया ने पढ़ा। फिर उसे एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पे काम करने का प्रस्ताव मिला। उसने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने पूरी लगन और मेहनत से काम किया, मगर अच्छे के लिए नहीं। वो लंदन आया, जहां उसने जुर्म की दुनिया का रास्ता चुन लिया और अपने बेहतरीन दिमाग का इस्तेमाल जुर्म को अंजाम देने के लिए किया। जुर्म की दुनिया को मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता। मेरी कई सालों की इन्वेस्टिगेशन में मैं इतना तो जान ही चुका था कि हर जुर्म के पीछे किसी एक इंसान का हाथ है। वो एक बड़ी मकड़ी के समान है जिसने एक बड़ा जाल फैलाया हुआ है और खुद उस जाल के बीच में बैठा हुआ है। वो प्लान बनाता है और फिर बैठकर इंतजार करता है। उसके फैलाए हुए धागों का पीछा करते करते ही मैं उस तक पहुंचा और मेरी जमा की हुई जानकारी की मदद से पुलिस मोरियार्टी को और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर सकती थी। पर अगर मेरी जानकारी में जरा भी चूक होती तो मोरियार्टी फरार हो सकता था। इसलिए अब तक मैंने वो जानकारी पुलिस को नहीं दी है। शेरलॉक आगे बोला, आज सुबह जब मैं अपनी कुर्सी में बैठा इस केस के बारे में कुछ सोच रहा था, तब एक आदमी मेरे कमरे में आया और टेबल के दूसरे छोर पर जाकर बैठ गया। मैं उसे तुरंत ही पहचान गया था। वो मोरियार्टी था। उसका माथा चौड़ा था। उसके कंधे किताबें पढ़ने और लिखने के कारण आगे की तरफ झुके हुए थे। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसकी आंखें गहरी और काली थी। वो बड़ी देर तक अपनी पारखी आंखों से मुझे घूर रहा था और फिर वो अचानक से बोल पड़ा, जितना मैं सोच रहा था तुम उतने अक्लमंद नहीं हो शेरलॉक। क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि भरी हुई बंदूक को जेब में नहीं रखना चाहिए? मैंने जेब से बंदूक निकाल के टेबल पर रख दी और अपनी उंगलियां उस बंदूक के करीब ही रखी ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उसे उठा सकूं। उस आदमी ने धीमे से कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैंने उसे जवाब दिया, अगर आपके पास मुझे बताने के लिए कुछ है प्रोफेसर तो आपके पास 5 मिनट्स हैं। मोरियार्टी ने मुझसे सवाल किया,
कि क्या मैं अपनी तहकीकात को जारी रखने वाला हूं, पर मैं उसे अपना जवाब पहले ही दे चुका था। तो मोरियाटी बोला, अच्छा, तो तुम बहुत बड़े जासूस हो, पर तुम ये नहीं जानते कि मैं क्या चीज हूं। तो अब तुम मेरी तहकीकात सुनो। इतना बोलते ही मोरियाटी ने अपनी जेब में हाथ डाला। मैंने तुरंत अपनी उंगलियां टेबल में रखी बंदूक पर रखी, मगर मोरियाटी ने जेब से बंदूक नहीं बल्कि एक डायरी निकाली और उसे जोर जोर से पढ़ने लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो जेब से डायरी निकालेगा। मुझे ये शक था कि वो अपनी जेब से बंदूक निकालकर मुझ पर हमला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोरियाटी डायरी में लिखे कुछ लेखों को पढ़ने लगा। 4 जनवरी तुम एक सड़क में मेरे बगल से गुजरे थे। 23 जनवरी तुम मेरे रास्ते में खड़े थे। मध्य फरवरी तक तुम मेरे काम में बाधा डालने लगे और मार्च आखिर तक मुझे मजबूरन अपने प्लान्स बदलने पड़े तुम्हारी वजह से। तुम मुझ पर नजर रखे हुए थे और मैं तुम पर, और अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे मेरी आजादी छीनना चाहते हो शेरलॉक। और ये बात हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि ऐसा ज्यादा देर नहीं चलेगा। हाँ, तुम सही हो प्रोफेसर, मैंने कहा। ये ज्यादा नहीं चलेगा। मुझे सिर्फ 3 दिन दो, मैं इसे खत्म कर दूंगा। तुम एक दिलचस्प प्रतिद्वंदी हो शेरलॉक। पता नहीं तुम्हारे बिना मेरा क्या होता। शायद मैं बोर हो जाता तुम्हारे बिना। तुमने मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करके खेल को बहुत ज्यादा रोमांचक बना दिया, पर तुम्हें यह नहीं मालूम शेरलॉक कि यह खेल बहुत खतरनाक है। मैंने कहा, मुझे खतरों से डर नहीं लगता प्रोफेसर। खतरा मेरे काम का हिस्सा है। यह खतरा बड़ा है शेरलॉक, मोरियाटी चीखा। मेरे साथ एक बहुत बड़ा गैंग है। क्या लगता है तुम्हें तुम अकेले मुझे रोक पाओगे? इस खेल का सिर्फ एक ही अंत है शेरलॉक, और वो क्या है तुम और मैं अच्छे से जानते हैं। मैंने चिढ़ते हुए प्रोफेसर मोरियाटी से कहा, तुमसे बात करके अच्छा लगा प्रोफेसर, पर अब मुझे जरूरी तहकीकात के लिए बाहर जाना है। मोरियाटी बोला, मैं तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हूं शेरलॉक। अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। मैंने कहा, अच्छी बात है अगर तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे बर्बाद कर सकते हो, पर मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हें खत्म करके इस दुनिया को जुर्म से आजाद कर सकूं। मोरियाटी मुस्कुराया और उठकर बाहर जाने लगा। जाते जाते उसने मेरी तरफ भौवें सिकोड़ कर देखा और कहा, तुमने मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा शेरलॉक। अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो गए। उसके बाद मोरियाटी वहां से चला गया। मोरियाटी अपनी जबान का पक्का है वॉटसन। वो बेकार में समय बर्बाद नहीं करता। यहां तुम्हारे पास आते आते मैं 3 बार मरते मरते बचा हूं। सबसे पहले 2 घोड़ों से बधी हुई घोड़ा गाड़ी तेजी से मेरी तरफ आई। वो मुझे कुचलने ही वाली थी, मगर समय रहते मैंने सड़क से दूर कूदकर अपनी जान बचाई। दूसरी बार जब मैं सड़क के किनारे चल रहा था, तो जैसे ही मैं टाउन हॉल बिल्डिंग के सामने से गुजर रहा था, तभी उसकी छत से एक बड़ा पत्थर मेरे ऊपर गिरते गिरते बचा। तीसरा, जब मैं तुम्हारे क्लिनिक के करीब पहुंचा तो एक आदमी ने मुझ पर जानलेवा हमला किया, लेकिन मैंने खुद को बचाकर उसकी नाक में एक घूंसा मारा और भागते हुए यहां पहुंचा। शेरलॉक ने अपनी बात खत्म की। शेरलॉक जैसे जैसे उन घटनाओं का जिक्र कर रहा था, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आखिर किन मुश्किल हालातों से गुजरकर शेरलॉक वहां पहुंचा है। वो सच में खुशकिस्मत था कि उसकी जान बच सकी। शेरलॉक बोला, अब तुम समझ सकते हो वॉटसन कि मैं सामने के दरवाजे से क्यों नहीं जा सकता। मैंने शेरलॉक से कहा, शेरलॉक, अभी तुम अपने घर नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। पर शेरलॉक ने मेरी एक ना सुनी और वो पीछे की दीवार को लांघकर चला गया। लेकिन उसने जाने से पहले अगले दिन के लिए सारे बंदोबस्त कर दिए थे। जाने से पहले उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे कल मिलूंगा वॉटसन। ये पर्चा लो और इसमें जो जो निर्देश लिखे हैं वैसा ही करो। जैसा इसमें लिखा है बिल्कुल वैसा ही करना। उसके बाद इस कागज को जलाकर बर्बाद कर देना। मैंने पूछा, मैं तुमसे कहां मिलूंगा शेरलॉक? तो शेरलॉक बोला, मैं कल तुम्हें एक ट्रेन में मिलूंगा। सामने की तरफ से 3री बोगी हमारे लिए रिजर्व्ड है। वो रात मेरे लिए कश्मकश की रात थी। सारी रात मैं शेरलॉक के बारे में ही सोचता रहा और फिर अगले दिन शेरलॉक ने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया।
शेरलॉक के प्लान के मुताबिक मेरे घर के बाहर एक टैक्सी आई, पर मैं उसमें नहीं बैठा। दूसरी टैक्सी आई, मैं उसमें भी नहीं बैठा। मैं बैठा तीसरी टैक्सी में। मैंने टैक्सी ड्राइवर को एक एड्रेस दिया जहां उसे मेरा लगेज लेकर जाना था। उसके बाद मैं चुपचाप उस टैक्सी से उतरकर एक घोड़ा गाड़ी में बैठा। उसके ड्राइवर ने मुझसे एड्रेस नहीं पूछा और सीधा स्टेशन की तरफ चल दिया। जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो फ्रांस जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के जाने का समय हो गया था। मैं तेजी से दौड़ता हुआ ट्रेन के पास गया। मैंने देखा एक कूली मेरा लगेज बोगी में डाल रहा था। ये वही लगेज था जो मैंने घर के बाहर खड़ी तीसरी टैक्सी में रखा था। ये सब मैं उस पर्चे में लिखे निर्देशों के अनुसार ही कर रहा था जो शेरलॉक ने पिछली रात जाने से पहले मुझे दिया था। मैं उस ट्रेन की तीसरी बोगी के पास गया। उसके दरवाजे के बाहर लिखा था रिजर्व्ड। मैं उसके अंदर घुसा तो वहां मैंने एक आदमी को बैठा पाया, पर वो शेरलॉक नहीं था, वो एक पादरी था। उस पादरी को देखकर मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया, क्योंकि शेरलॉक ने कहा था कि वो बोगी सिर्फ हम दोनों के लिए रिजर्व्ड है। खैर, उस पादरी को नजरअंदाज करके मैं अपनी सीट में बैठा और वो ट्रेन वहां से चल पड़ी। ये शेरलॉक कहाँ रह गया, मैंने मन में सोचा। पिछली रात की घटनाओं के बाद मैं शेरलॉक के लिए थोड़ा चिंतित था। तभी वो सामने बैठा प्रीस्ट बोल पड़ा, गुड मॉर्निंग वॉटसन। बस तभी मैं समझ गया था कि सामने बैठा वो पादरी कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त शेरलॉक होम्स है, जो भेष बदल कर बैठा हुआ है। वो बोला वॉटसन, हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा क्योंकि मोरियार्टी की नजर हम पर ही होगी। जब शेरलॉक ऐसा बोल रहा था, मेरी नजर ट्रेन की खिड़की से बाहर थी। खिड़की के बाहर मैंने एक आदमी को देखा जो ट्रेन की तरफ ही दौड़ रहा था और ट्रेन के गार्ड के ऊपर गुस्से से चीख रहा था। मैं उसके चौड़े माथे को और उसकी छोटी काली गहरी आंखों को साफ देख सकता था। शेरलॉक ने बाहर उस आदमी की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर उसने अखबार निकाला और उसे पढ़ने लगा। मैंने शेरलॉक से कहा, शेरलॉक, ऐसा कब तक चलेगा? हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। वो मोरियार्टी को तब तक पकड़ कर रखेंगे जब तक तुम उन्हें मोरियार्टी के खिलाफ सारे सबूत नहीं दे देते। नहीं, शेरलॉक बोला, इसके जैसी कई मछलियां हैं जिन्हें मैं अपने जाल में एक साथ फंसाना चाहता हूं। एक को पकड़ने की कोशिश में बाकी मछलियां हाथ से निकल जाएंगी वॉटसन। शेरलॉक आगे बोला, अब हमें यह तय करना होगा कि आगे करना क्या है। मोरियार्टी जल्द ही ट्रेन पकड़ लेगा और हमारे पीछे आएगा। मैंने शेरलॉक से आश्चर्य से पूछा, पर कैसे? हम एक एक्सप्रेस ट्रेन में हैं और इससे तेज दूसरी कोई ट्रेन नहीं। शेरलॉक मुस्कुराते हुए बोला, सोचो वॉटसन, मोरियार्टी उतना ही शातिर है जितना कि मैं। सोचो अगर मैं मोरियार्टी की जगह होता तो क्या करता। मैं कुछ पल सोचकर शेरलॉक से बोला, तुम एक प्राइवेट ट्रेन हायर कर सकते थे। शेरलॉक मुस्कुराया और बोला, हाँ, बिल्कुल सही। 55 मिनट के बाद वो ट्रेन एक स्टेशन में रुकी। ट्रेन के रुकते ही शेरलॉक चीखा, जल्दी करो वॉटसन, हम यहीं उतर रहे हैं। मैंने पूछा, पर हमारे बैग्स, उनका क्या करना है? शेरलॉक बोला, फिक्र मत करो, ये पेरिस पहुंच जाएंगे जहां मोरियार्टी का एक आदमी हमारे वहां पहुंचने का इंतजार कर रहा होगा, मगर उसे हम नहीं, हमारे बैग्स मिलेंगे, क्योंकि हम पेरिस नहीं बल्कि बेल्जियम जा रहे हैं। वहां पहुंचकर हम नए बैग्स और कपड़े खरीद लेंगे। हम ट्रेन से नीचे उतरे। तभी शेरलॉक ने मेरे कंधे में हाथ रखा और मुझे और खुद को नीचे जमीन में झुका लिया। वो किसी को देखकर छुप रहा था। हम दोनों प्लेटफॉर्म में रखे कुछ बक्सों के पीछे छुप गए। कुछ पल बाद पेरिस जाने वाली वो एक्सप्रेस ट्रेन वहां से जाने लगी और उसके साथ हमारे बैग्स भी चले गए। उसी पल एक दूसरे प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन बड़ी तेजी से गुजरी। हमने एक आदमी को उस ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए देखा। वो आदमी कोई और नहीं, प्रोफेसर मोरियार्टी ही था। मुझे लगा ही था, शेरलॉक बोला। मैं मोरियार्टी का प्लान समझ गया था, मगर वो मेरा प्लान नहीं समझ पाया। हमारे उस यूरोप ट्रिप के तीसरे दिन शेरलॉक ने पुलिस को एक टेलीग्राम भेजा और उसी शाम उसे उसका जवाब भी मिल गया।
टेलीग्राम को पढ़कर शेरलॉक बोला, मैं जानता था। मैंने शेरलॉक से पूछा, क्या लिखा है टेलीग्राम में? क्या उन्होंने मोरियार्टी को गिरफ्तार कर लिया? शेरलॉक ने ना में सिर हिलाया और बोला, नहीं, वो बचकर भाग गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी वापस इंग्लैंड चले जाना चाहिए वॉटसन, क्योंकि मोरियार्टी मुझे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई चोट पहुंचे। नहीं नहीं, मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और इसी बात पर हम दोनों 1 घंटे तक बहस करते रहे और फिर आखिर में बोर होकर शेरलॉक मान गया और बोला, हाँ ठीक है, तुम्हें यहां रुकना है तो रुक जाओ। उसके बाद शेरलॉक ने यह तय किया कि हम फ्रांस से स्विट्जरलैंड एक लोकल गाइड की मदद से पैदल सफर तय करेंगे और हम फ्रांस से पैदल स्विट्जरलैंड की तरफ जाने लगे। और कई दिन बीत गए उस पैदल यात्रा में। एक दिन हम दोनों एक पहाड़ी के किनारे हरी घास में बैठे खाना खा रहे थे। हमारा गाइड भी हमारे साथ ही था कि तभी मैंने ऊपर पहाड़ी की तरफ देखा। ऊपर पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ हमारी ही तरफ आ रहा था। मैं शेरलॉक के ऊपर कूदा और उसे उस पत्थर के सामने से दूर किया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि हमारे साथ बैठे हुए हमारे गाइड ने हमारी जरा भी मदद नहीं की। उसके चेहरे में बिल्कुल भी शिकन नहीं थी। वो बस इतना बोला कि यहां पहाड़ियों से अक्सर पत्थर गिरते रहते हैं, इसलिए सावधान रहें। तभी मैंने उस पहाड़ी के ऊपर किसी को देखा। मैं चीखा, हे, कौन है वहां पर? और फिर मैं उस पहाड़ी के ऊपर गया, मगर वहां कोई नहीं दिखा। तब शेरलॉक ने हमारे प्लान को बदलने का निश्चय किया। वो प्लान जो सिर्फ मैं और शेरलॉक जानते थे। हमने स्विट्जरलैंड जाने के लिए एक दूसरा रास्ता लिया और हमने अपने गाइड को भी छोड़ दिया। अब सिर्फ हम दोनों ही थे उस सफर में और एक लंबी पैदल यात्रा के बाद हमने आखिरकार एल्प्स की पहाड़ियों को पार कर ही लिया। और फिर हम पहुंचे एक छोटे से गांव में, जहां के एक गेस्ट हाउस में हमने आराम किया। उस गेस्ट हाउस का मालिक अच्छी अंग्रेजी बोल लेता था। वो लंदन को भी अच्छी तरह से जानता था क्योंकि उसने लंदन के एक नामी गिरामी होटल में काम किया था। उस गेस्ट हाउस के मालिक ने हमारा अच्छा स्वागत किया और हमें उस जगह में कुछ अच्छे पर्यटक स्थलों के बारे में भी बताया। वो बोला, सर, आप दोनों को रायनबैग फॉल्स देखने जरूर जाना चाहिए। ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ वो झरना बेहद खूबसूरत है। आप दोनों वहां जरूर जाइएगा। साल के इस समय वो झरना बेहद खूबसूरत लगता है। क्या आप दोनों कल भी यहां रुकेंगे? हमने कहा, नहीं, हमारा यहां ज्यादा रुकने का कोई प्लान नहीं है। हम कल यहां से आगे किसी दूसरे गांव की तरफ बढ़ेंगे। मगर शेरलॉक उस झरने को देखने जाने के लिए राजी हो गया क्योंकि वो झरना नजदीक ही था। तो हम दोनों निकल पड़े उस झरने की तरफ। हम संकरी पतली उबड़ खाबड़ पगडंडियों से गुजरते हुए चलते जा रहे थे। हमें दूर से उस झरने की आवाज सुनाई देने लगी। ऊंची पहाड़ी से पिघलते बर्फ का पानी नीचे गहराई में गिरकर ऐसी आवाज कर रहा था मानो जैसे बिजली कड़क रही हो। जिस संकरे रास्ते में हम चल रहे थे वो रास्ता उस झरने के पास खत्म हो जाता था। उसी रास्ते से हम वापस जा सकते थे। झरने के पास गिरते पानी के छींटे किसी बादल के समान दिखाई दे रहे थे। शेरलॉक एकदम झरने के पास खड़ा था। मैं उससे कुछ कदम दूर था। मैंने शेरलॉक को आवाज दी और मेरी आवाज उस झरने की आवाज के साथ वादी में गूंजने लगी। हम दोनों ने उस पहाड़ी के एक बड़े पत्थर पर अपनी पीठ टिकाई और नजारे का लुत्फ उठाने लगे। तभी हमें एक जवान लड़का दौड़ता हुआ हमारी तरफ आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक पर्चा था। मेरे पास आकर वो लड़का मुझसे बोला, ये लीजिए डॉक्टर। उसने वो पर्चा मेरे हाथ में थमा दिया। उस पर्चे में एक संदेश लिखा हुआ था जो उस गेस्ट हाउस से आया था जहां हम रुके हुए थे, क्योंकि उस पर्चे के ऊपर होटल का नाम लिखा हुआ था। उस पर्चे में लिखा था कि एक अंग्रेज महिला बहुत बीमार है। हमें लगता है कि वो मर जाएगी। वो जर्मन नहीं बोल सकती है, इसलिए हमें एक अंग्रेज डॉक्टर चाहिए। प्लीज डॉक्टर वॉटसन, आकर उस औरत की मदद करें।
तब शेरलॉक ने मामले की गंभीरता को देखकर मुझे महिला का इलाज करने के लिए जाने को कहा और वो खुद अकेले रोजनले विलेज की तरफ जाने को तैयार हो गया। हमने फैसला किया कि हम दोनों रोजनले विलेज में मिलेंगे और हम दोनों वहां से अलग हो गए। मैं उस बीमार महिला का इलाज करने के लिए तुरंत ही वहां से चला गया, मगर शेरलॉक उस वक्त तक झरने के पास ही खड़ा था और नजारे का आनंद ले रहा था। मैं पहाड़ी से उतरकर सीधा उस गेस्ट हाउस की तरफ गया। वहां पहुंचकर मैंने पूछा, कहाँ है वो बीमार औरत? वो जिंदा तो है ना? गेस्ट हाउस का मालिक आश्चर्य से बोला, औरत? कौन औरत? मैं कुछ समझा नहीं। तब मैंने उसे वो पर्चा थमाया जिसमें संदेश लिखा हुआ था। मैंने उससे पूछा, क्या ये संदेश तुमने नहीं लिखा? नहीं, उसने कहा। अजीब बात है। मैंने पूछा, क्या तुम्हें याद है किसी ने तुमसे पेपर मांगा हो? गेस्ट हाउस का मालिक बोला, आपके जाने के थोड़ी देर बाद एक अच्छा पढ़ा लिखा अंग्रेज आदमी यहां आया था। बस मैं और आगे सुनने का इच्छुक नहीं था, क्योंकि मैं सब कुछ समझ गया था कि वो आदमी कौन था जिसने वो संदेश भेजा था। मुझे याद आया, जब मैं पहाड़ी से नीचे गेस्ट हाउस की तरफ आ रहा था, तब पहाड़ी के दूसरी तरफ मुझे एक आदमी दिखाई दिया जो ऊपर झरने की तरफ जा रहा था। वो लंबा और दुबला था। हाँ, वो मोरियार्टी था, शेरलॉक का सबसे बड़ा दुश्मन। मैं पहाड़ी के ऊबड़ खाबड़ रास्तों में दौड़ने लगा जो झरने की तरफ जाता था। जितना समय मुझे नीचे उतरने में लगा था, ऊपर जाने में मुझे उससे दोगुना वक्त लगा, क्योंकि ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है। जब मैं झरने के पास पहुंचा, तब शेरलॉक वहां नहीं था। अब मुझे शेरलॉक की चिंता होने लगी, क्योंकि वो वहां नहीं था। वो उस रास्ते में भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया और ना ही वो आदमी दिखाई दिया जिसे मैंने ऊपर झरने की तरफ जाते हुए देखा था। अब मुझे समझ आया कि वो पर्चा, वो संदेश और वो बीमार औरत सब एक नाटक था, मुझे शेरलॉक से अलग करने का। अब मैंने शेरलॉक की तरह सोचने की कोशिश की। अगर शेरलॉक इस परिस्थिति में होता तो क्या करता? तभी मुझे झरने के पास जमीन में गिरी एक छड़ दिखाई दी। वो छड़ शेरलॉक की थी, जिसे वो पहाड़ी में चढ़ने के लिए लेकर आया था। जमीन में गिरी उस छड़ी को देखकर मेरा डर और बढ़ने लगा। शेरलॉक बिना छड़ के कैसे चला गया और कहां चला गया? झरने से आगे तो कोई रास्ता था ही नहीं, और झरने से वापस आते हुए कोई पैरों के निशान भी मुझे नजर नहीं आ रहे थे। तभी मुझे झरने के किनारे पर कुछ उखड़े हुए पौधे दिखाई दिए और जमीन में बड़े से नाखूनों के निशान जो गिरते झरने के पानी की तरफ इशारा कर रहे थे। मैंने वहां से नीचे देखा। नीचे गिरते पानी के बादलों के बीच मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस ये उम्मीद थी कि अगर शेरलॉक वहां से नीचे गिरा है तो वो जिंदा होगा। मैंने जोर से शेरलॉक को आवाज दी, मगर मुझे जवाब में सिर्फ मेरी ही आवाज गूंजती सुनाई दी। मैं बार बार शेरलॉक का नाम चीखता रहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं शायद समझ चुका था कि झरने के नीचे गहरे काले पानी के अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक मुजरिम गर्क हो चुका है, पर मैं ये भी जान चुका था कि उसके साथ इस दुनिया का सबसे जीनियस डिटेक्टिव भी है, जो अब कभी वापस नहीं आएगा। तभी मेरी नजर पास ही गिरे हुए एक सिल्वर के केस पर पड़ी। मैंने उसे उठाया। उसके अंदर एक पर्चा था, उसमें एक संदेश लिखा हुआ था। वो संदेश शेरलॉक होम्स का था। उसमें लिखा था, मैं प्रोफेसर मोरियार्टी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं तुम्हें यह संदेश लिख सकूं, वॉटसन। आज मैं इस दुनिया के सबसे बड़े मुजरिम का अंत करने वाला हूं। तुम सबको यह खबर दे देना। पुलिस को सारी जरूरी जानकारी मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने मेरे भाई माइक्रॉफ्ट के पास एक फाइल छोड़ी है। माफ करना मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए मेरा इस तरह इस दुनिया को छोड़कर चले जाना बहुत मुश्किल होगा, पर मेरे पास यही एक रास्ता था इस दुनिया से जुर्म को खत्म करने का। अलविदा मेरे दोस्त, शेरलॉक होम्स। अब मुझे समझ आया कि झरने के पास वो लड़का मोरियार्टी ने भेजा था, ताकि शेरलॉक और मोरियार्टी अपनी आखिरी जंग को अकेले लड़ सकें। सच में वो उन दोनों की आखिरी जंग थी। लोकल पुलिस ने पड़ताल करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला
कि दोनों आदमी उस गहरे झरने में गिरकर मर गए। जो जानकारी शेरलॉक ने जमा की थी वो मोरियार्टी के बाकी आदमियों को जेल भेजने के लिए काफी थी, मगर फिर भी उनके लीडर के बारे में आज भी कोई बात नहीं करता, इसीलिए मुझे बताना पड़ा। मैं अपनी जिंदगी के खालीपन को कभी नहीं भर पाऊंगा जो खालीपन शेरलॉक के चले जाने से हुआ है। शेरलॉक जैसा महान जासूस ही ये कदम उठा सकता है कि एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल को खत्म करने के लिए उसने खुद को ही खत्म कर दिया। ऐसा था हमारा महान जासूस शेरलॉक होम्स। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। चैनल से जुड़े रहें। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।